अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर लंग पैथोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस तक सारा कर लिया था और जनरल सा कॉन्सेप्ट भी ले लिया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में क्या फ़र्क होता है। और उसमें हमने अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिसिस, एम्फाइजेमा ये सारी कवर कर ली थी विच आर ऑब्स्ट्रक्टिव एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव में नाम से पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आती है रास्ते में, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी उसमें उसमें जैसे आपका अगर आप बात करते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिसिस, तो वो दोनों आपकी ऊपर ब्रोंकाइट जो ब्रोंकियल एयरवेज है उनसे रिलेटेड थी। अस्थमा भी तकरीबन उसी से रिलेटेड होता है आपकी एयरवे सिक्रीशन से। एम्फाइजेमा में आपकी एल्वियुलर वॉल्स की जो है वो ज्यादा वाइडनिंग हो जाती है। लेकिन इन एनी केस जो लंग्स की अपनी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करने से मेरे को आता है कि जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो लंग्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा था ऐसे ये एक लंग है और सॉरी बहुत बुरे बन गए बट स्टिल यहाँ डायफ्राम है नीचे, तो डायफ्राम ऊपर मूव करेगा एक्सहेलेशन के टाइम पे तो एयर बाहर निकलेगी। अब जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती हैं उनमें लंग्स की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सहेल करना और रिलैक्स करना यानी इन्फ्लेट होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो ठीक होती है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है जो अब हमने करनी है, इनमें जो लंग्स की अपनी एबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनकी एबिलिटी है जो कि जिससे वो जब ऐसे करके एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एयर को बाहर निकालेंगे और रिलैक्स होंगे तो एयर को अंदर लेंगे, उसमें फर्क आया हुआ होता है। वो फर्क कैसे आता है? लंग्स का जितना भी टिश्यू बना हुआ है सारा का सारा वो तो बहुत जूसी सा ऑर्गन है। ये मतलब जूसी से मुराद है कि आप इसको ऐसे दबाएंगे ना तो जैसे सारा का सारा यूं आराम से मजे मजे से होगा, बस सॉफ्ट स्पॉन्जी सा ऑर्गन है हमारे लंग्स। अगर आपको पता है हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है फाइब्रोसिस का लफ्ज, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। ये फाइब्रोसिस ऐसी अजीब सी चीज है कि जब भी किसी जगह पर आ जाती है ना तो उस जगह की एबिलिटी टू डू इट्स वर्क को खत्म कर देती है। समझ लें कि ये एक ऐसी चीज है जो कि जब भी किसी के ऊपर आ जाएगी तो उसका काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी कहीं पर भी पूरी बॉडी में। तो अब अगर लंग का कोई भी एरिया फाइब्रोज हो जाए, सपोज ये वायरल एरिया, तो ये लंग का एरिया अब बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये एरिया जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में या फिर एयर की फिलिंग में वर्क नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि लंग्स की एबिलिटी जो थी, जो पहले एक्सहेल करने में मदद करती, अब वो एबिलिटी नहीं पूरी होगी। जितना मर्जी पेशेंट जोर लगा ले, वो चाहे तो अपना पूरा जोर लगा लेगा तब भी एबिलिटी उसकी पूरी नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से ये डिजीज जो होती है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है जिसमें पेशेंट की एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, मैं दोबारा पूरा डिटेल में तो रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक होती है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, हम चेक करते हैं, यानी हम पेशेंट से कहते हैं कि एक गहरा सांस ले और सांस को बाहर निकाले, और चेक करते हैं पहले सेकंड में, मतलब जब वो सांस बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड में कितना एक्सहेल किया है। अब आप मुझे बताएं कि एक पेशेंट है जिसका आगे जो एयरवेज है वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसका आगे ब्रोंकाई भी बिल्कुल ठीक है, ट्रेकिया भी बिल्कुल ठीक है, ऊपर तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक एरिया जो है वो पक्का पक्का फाइब्रोस है। तो वो सारी एक्सहेल जब करेगा एयर तो वो सारी की सारी एयर पहले सेकंड में ही निकाल देगा। वो क्यों निकाल देगा? क्योंकि उसका एक जो एरिया फाइब्रोस है वो ना कभी भी अभी फंक्शन कर सकता है ना वो बाद में फंक्शन कर सकता है। ये एरिया हर हाल में नॉन फंक्शनल रहेगा और आगे मामला ठीक है तो पहले सेकंड में ही सब कुछ निकाल देगा। उसके बाद वो जोर लगाता भी रहेगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो सारा पोर्शन जो ठीक है ना वो तो पहले सेकंड में ही एक्सहेल कर देता है, और ये पोर्शन जो खराब है ये हमेशा के लिए खराब है। इसी तरह मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं उनसे जब FEV1 हम चेक करते हैं, यानी उनका हम चेक करते हैं कि पहले सेकंड में कितना वो निकालते हैं, तो पहले सेकंड में वो बहुत थोड़ा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन थी। उनका एस्थमा के पेशेंट्स में ये जो एयरवेज हैं ये नैरो हुए थे। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जोर लगाते हैं, वो और निकालने की कोशिश करते हैं, मजीद एक्सहेल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि एयरवेज नैरो है ना, अंदर तो एयर है, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी एयर निकाल देते हैं। तो इस तरह जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव वाले, ठीक है, उनकी FEV1 काफी कम हो चुकी होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड में सारी एयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके रास्ते मसला कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट होते हैं उनकी FEV1 मैंने उसको भी आपको बताया था ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब होती है, क्योंकि वो जो है जितनी एयर उनके अंदर है वो पहली सेकंड में निकाल देते हैं। फिर दूसरी चीज थी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी थी कि टोटल एयर जो पेशेंट एक्सहेल कर सकता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट, अभी मैंने आपको बताया कि पहले सेकंड में वो थोड़ी एयर निकालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाकी एयर निकालते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल इसलिए होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी एयर एक्सहेल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एयर तो अंदर ठीक आई होती है, लंग का पैरेंकाइमा ठीक होता है ऐसे पेशेंट्स में।
लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें लंग के पेरेन्काइमा में मसला आ चुका होता है, उनमें लंग का एक एरिया फाइब्रोस हो चुका होता है। तो वो जो फाइब्रोसिस वाला एरिया, वहां पर तो एयर जाती ही नहीं है, वहां पर एयर एक्सचेंज होता ही नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी एयर पहले सेकंड में निकाल देते हैं और उसके बाद वो कुछ नहीं निकालते। तो ऐसे लोगों में जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी यानी टोटल एक्सहेलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, इसको समझना है। मैंने दोबारा एक्सप्लेन की है, पहले भी की थी, ठीक है। तो किसी को भी नहीं समझा, यू कैन स्टिल आस्क, मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन इतना याद रखें कि ऑब्स्ट्रक्टिव में पहले सेकंड में एयर सारी नहीं निकलती, आहिस्ता आहिस्ता करके निकलती है, इसलिए पहले सेकंड की उनमें डिक्रीज होती है और टोटल ठीक होती है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में पहले सेकंड में ही जितनी होती है वो निकल जाती है और उसके बाद वो मजीद कुछ नहीं निकाल पाते, इसलिए उनका FeV1 ठीक होता है, लेकिन टोटल जो है FVC वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ तक ये बात होगी हमारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस की। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस जो है ना, ये ब्रॉड एक काफी एरिया है, मतलब इसमें बहुत सारी तरह की डिजीज आ जाती है जिनका आपस में ऐसी भी है कि कोई खास ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फाइब्रोजिंग लंग डिजीज है, ये आपके लंग को फाइब्रोस कर देती हैं और उस हिसाब से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। लेकिन जो ग्रेनुलोमेटस डिजीजेज हैं, ये वो है जो कि आपके लंग का कोई पार्ट में ग्रेनुलोमा बना देती है। ग्रेनुलोमा बनने से भी लंग नॉन फंक्शनल हो जाता है उस एरिया का। है दोनों बिल्कुल डिफरेंट, मतलब फाइब्रोसिस बिल्कुल अलग है और ग्रेनुलोमा बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है लंग पे वो एक जैसा, इसलिए हमने उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंडर ले आए हैं। तो सारों का जो ऑल ओवर हॉल मार्क है वो यही है कि स्टिफ लंग हो जाता है, लंग पूरा एबिलिटी जो उसकी फंक्शनिंग थी, जो जूसी था, जो स्पॉन्जी था, वो खराब हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपने एक बात जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो एरिया स्टिफ हो गया, जो फाइब्रोस हो गया, वहां पर एयर एक्सचेंज नहीं होगी, तो जाहिर है पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। आहिस्ता आहिस्ता हाइपोक्सिया की वजह से उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो उसको सांस चढ़ने लग जाएगा, डिस्निया होने लग जाएगा। फिर पहले डिस्निया सिर्फ एक्सर्शन पे होगा, फिर बैठे बैठे भी हो जाएगा। तो ये सारी इसकी पिक्चर होती है। जो आजकल कोविड-19 का पेंडेमिक है वो भी इज अ टाइप ऑफ दिस, क्योंकि उसमें भी पेशेंट के यही फीचर्स आते हैं कि पहले आहिस्ता आहिस्ता हाइपोक्सिया होता है, डिस्निया होता है। कोविड इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, मतलब वो भी एक ऐसी लंग में जो इफेक्ट करती है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ही करती है, क्योंकि वो लंग के पेरेन्काइमा को डैमेज करता है। और आपने अगर सुना हो तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ अ वर्ड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑन रेडियोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ना समझ लें आप। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता कुछ यूं है, अभी कोविड में भी आप देखें, अगर कोविड-19 जो चल रहे हैं इसमें भी, कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का वर्ड डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि हमने भी एक्सरे देखा तो एक्सरे में बेजल इन्फिल्ट्रेट से और HRCT कराया गया। HRCT क्या, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, तो उसमें पेशेंट के टिपिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आई है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ना बेसिकली हमने रेडियोलॉजी के लिए वर्ड रखा हुआ है, जो हम दोनों के दोनों चीजों में इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज में भी और CT स्कैन में भी, ठीक है। अब एक्सरेज में हम कब कहेंगे कि हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आ रहा है, जब हमें हेजीनेस मिलती है, ठीक है। हेजीनेस अगर एक्सरे में मिलती है, मैं भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी फिर आपको ज्यादा सही समझेगा, उसका हम कहते हैं कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। लेकिन ज्यादा जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ये CT स्कैन के लिए। CT स्कैन आप कराते हैं ना, तो उसमें आपको बाकायदा एरियाज नजर आते हैं जहां पर आप समझ लें कि ओपेसिटी इस तरह से है कि हेजीनेस हुई हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। तो उसको हम मतलब एक टिपिकल एक अपीयरेंस ऐसी आती है कि वो जगह ओपेक हो गई है। ओपेक क्यों हो गई, क्योंकि वहां पर फाइबर्स डेवलप हो गए हैं और वो ओपेसिटी जो हमें नजर आती है ना, वो ग्राउंड ग्लास की तरह, ग्रॉस मैंने लिख दिया सॉरी, ग्राउंड ग्लास की तरह की नजर आती है। मतलब उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी आपकी इन्फिल्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हैं उनके लिए। और आजकल के कोविड-19 के पेंडेमिक में ये वो टिपिकल चीज है जिसके बेस पे डॉक्टर्स डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करते हैं। बात आपने याद रखनी है कि PCR जो है वो उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, PCR कोविड का। तो कोविड के PCR के नेगेटिव होने के बावजूद बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स टेक योर द जो उनका होता है ना बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, वो होता है CT स्कैन, HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, जिसपे वो ये चीज देखते हैं। तो इसकी तस्वीर देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आप ये एक्सरे देखेंगे, ओवरऑल अगर देखें तो ये आपको नॉर्मल के करीब करीब ही लग रहा होगा, बिकॉज इसमें आपको एक्सरे देखने का तरीका तो आपको पता है कि ये हार्ट पूरा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हार्ट का शेडो है, ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। अब हमारे पास जो सिलसिला है वो ये है कि आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े से वाइट वाइट एरियाज नजर आ रहे हैं। तो कुछ एक्सरेज होते हैं जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन से लिए हुए होते हैं, जिनमें आपको सब कुछ ज्यादा क्लियर नजर आता है, उन्हें हम डिजिटल एक्सरेज कहते हैं। ये उस टाइप का, ठीक है। जो प्रॉब्लम है ना मेन, वो है आपकी इस जगह पे, ठीक है। ये आप देखें, ये हाइलम वाला एरिया जहाँ पर वेसल्स एंटर और एंटर नहीं होंगी, एंटर होंगी, और इसके करीब ये बैट शेप एक चीज़ है जो वाइट कलर की आपको नजर आए, जैसे दो पंख हो किसी के, ठीक है। बैट शेप अपीयरेंस है, यहाँ पर लिखा भी उन्होंने बैट विंग्स की तरह का अपीयरेंस है हाइलम के करीब। दिस इज द ओपेसिटी जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये छोटी सी दो विंग्स की तरह की, तो ये वाली जो ओपेसिटी है। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है ना, इसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं लंग्स के एक्सरे पे। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आता है जो आपका CT स्कैन होता है, उस पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है।
अब आप ये पिक्चर देख लें, इसमें आपको ये सीटी चेस्ट पे नजर आ रही है, ये सीटी स्कैन के पिक्चर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कट्स होते हैं, उसमें से आप ये वाइट देखें, ये वाइट वाइट एरिया देखें, कितनी ओपेक एरिया है, क्लियर पता चलता है कि दिस इज अ एरिया मसला, दिस इज अ मसले वाला एरिया। ये दो इधर नजर आ रहे हैं, ये इधर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये इस जगह पे है और इस जगह पे, लेकिन यहाँ एक्सरे पे उतना क्लियर नहीं नजर आता जितना सीटी स्कैन पे, इसलिए सीटी स्कैन के लिए ज्यादा प्रोबेबल वर्ड है। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी वो बातें होती हैं जो कि आपके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जब ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ओपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि जितना ज्यादा फाइब्रोसिस होता जाएगा, फाइब्रोसिस का मतलब फाइबर्स की डेपोजिशन, बीच में एक एरिया खाली है, फिर फाइब्रोसिस है, फिर एरिया खाली है, तो ऐसे आ जाएगा, यूं 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 एरिया बनता जाएगा। जिस तरह एक हनी कॉम्ब नहीं होता, जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, वो कैसे होता है, उसमें बीच में खाली जगह होती है और साइड पे सारा ऐसे बना हुआ होता है, मतलब शहद की मक्खियों का जो घर होता है, जो छत्ता होता है, हनी कॉम। तो बिल्कुल हनी कॉम की तरह की अपीयरेंस आ जाती है। तो हनी कॉम अपीयरेंस ऑफ द लंग, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग, ये सारी डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की निशानी है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अगले पार्ट में मैं स्टार्ट करूंगी बाकायदा फाइब्रोजिंग डिजीजेस। अभी तक किसी को कोई मसला हुई के नास में। थैंक यू।